जय जैन दर्शकों, मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम्स। आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र में नवांश कुंडली का क्या महत्व होता है इसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया लग्न कुंडली है, और एक किसी भी भाव का विश्लेषण करने के लिए, ग्रहों के बल देखने के लिए और वैवाहिक जीवन देखने के लिए नवांश कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व है। नवांश कुंडली देखे बगैर हमें किसी भी प्रकार का फल व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। नवांश कुंडली क्या होती है? नवांश कुंडली में देखा जाता है कि ग्रह जिस राशि में स्थित है, उस राशि के जिस भाग में स्थित है वहाँ पर उस ग्रह में कितना बल है, और नवांश कुंडली से सभी प्रकार के जो जन्म पत्री में योगायोग बनते हैं, अच्छे या बुरे, उनका विवेचन भी नवांश कुंडली पर किया जाता है। आज की डेट में यदि आप किसी सॉफ्टवेयर में बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो एक जन्मपत्री बन के आ जाती है, जिसमें सभी प्रकार की वर्ग कुंडलियाँ आपके सामने बन के आ जाएंगी। पुराने समय में ज्योतिषी हाथ से जन्मपत्री बनाते थे, नवांश कुंडली भी हाथ से बनाते थे, तो बनाते बनाते ही उन्हें कई बातों का ज्ञान हो जाता था। आज हमारे सामने बनी बनाई ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी नवांश कुंडली किस प्रकार बनाई जाती है इसका थोड़ा सा ज्ञान हमको होना चाहिए। देखिए, नवांश कुंडली बनाने के लिए किसी भी राशि के 9 भाग किए जाते हैं, यानी एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। यदि हम उसके 9 भाग करेंगे तो एक भाग का मान आएगा 3 डिग्री 20 मिनट। तो पहले 3 नवांश 10 डिग्री के अंदर आ जाते हैं, अगले 3 नवांश 10 डिग्री के अंदर आ जाते हैं, और फिर लास्ट के 3 नवांश भी 10 डिग्री में आ जाते हैं। इस प्रकार 30 अंश में 9 नवांश बन जाते हैं। यानी कि ज्योतिष शास्त्र को और सूक्ष्म रूप देने के लिए नवांश कुंडली का अध्ययन और उसकी रचना हमें अवश्य करनी चाहिए, और इसके बारे में सूक्ष्मता से जानना चाहिए, और सभी योगों को नवांश कुंडली पर परखना चाहिए। अब जैसे कि ये मान लीजिए किसी बालक का जन्म मेष लग्न में होता है, तो मेष लग्न में उसका जन्म है। अब हमें ये देखना होता है कि मेष लग्न में जन्म तो हुआ है, अब मेष लग्न की में जो जन्म हुआ है उस समय किस अंश और किस कला पर उसका जन्म हुआ है, यानी मेष राशि के कितने डिग्री और कितने मिनट पर उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। मान लीजिए कि मेष राशि का पहला नवांश जो कि 3 डिग्री 20 मिनट तक आता है, उसमें उस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, तो उसकी नवांश कुंडली भी मेष राशि, चूंकि चर राशि है तो चर राशि के लिए ये नियम है कि 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका पहला नवांश ही आएगा, यानी नवांश में भी लग्न उसकी मेषी बनेगी। यदि 3 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में उसका जन्म हुआ है तो वृष अगली नवांश आएगी, यानी नवांश कुंडली के लग्न में वृष राशि आएगी। यानी इसके बाद 6 डिग्री 40 मिनट और 10 डिग्री के बीच उसका जन्म हुआ है तो उसके नवांश में मिथुन लग्न आएगी। इस प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको चर राशि का ये नियम आपको बताया है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का वृष राशि जो कि स्थिर राशि है, इसमें जन्म होता है, पहले नवांश में जन्म होता है। मान लीजिए 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर उसका जन्म होता है और वृष राशि की लग्न की कुंडली उसकी बनती है, तो वहाँ से नवी राशि जो पड़ेगी उसको नवांश कुंडली के लग्न में लिखेंगे, यानी उसकी नवांश लग्न बनेगी वहाँ से नवी राशि। तो यहाँ से हम नवी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी वृष राशि में
3 डिग्री 20 मिनट की उसकी लग्न बनती है, 3 डिग्री 20 मिनट तक, तो उसका जो नवांश लग्न बनेगी वह बनेगी मकर। और 3 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में यदि उसकी लग्न उदित होती है तो आगे बढ़ जाएगी, उसकी कुंभ नवांश हो जाएगी। और 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में उसका जन्म होता है तो एक घर फिर आगे बढ़ जाएगा, यानी उसकी लग्न में मीन नवांश आ जाएगी, नवांश कुंडली की लग्न में मीन राशि आ जाएगी। ये चर राशि का मैंने आपको नियम बता दिया, स्थिर राशि का नियम बता दिया। अब मैं आपको दुस्वभाव राशि इसका नियम बताता हूँ। इसमें भी यदि व्यक्ति का जन्म प्रथम नवांश में हुआ है, यानी उसके लग्न में मिथुन राशि है और वह 3 डिग्री 20 मिनट से पहले ही उसका जन्म हो गया है, तो उसका पहला नवांश में जन्म हुआ है, तो वहाँ से पांचवी राशि उसकी नवांश कुंडली की लग्न बनेगी। जैसे कि ये 5वीं या मिथुन राशि में जन्म हुआ है पहले नवांश में, तो 1 2 3 4 5 यानी तुला राशि उसकी नवांश कुंडली की लग्न बनेगी। और यदि 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में उसका जन्म हुआ है तो वृश्चिक नवांश बनेगी। और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच जन्म हुआ है तो धनु नवांश बनेगी। 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक उसका जन्म हुआ है तो मकर नवांश बनेगी, मकर नवांश की कुंडली बनेगी। लग्न उसकी यही होगी मिथुन, लेकिन उसकी नवांश कुंडली की लग्न मकर राशि की बनती है। इस प्रकार चर, स्थिर और दुस्वभाव, इसके आ गई कर्क राशि, फिर चर राशि आ गई, तो चर स्थिर दुस्वभाव, चर स्थिर दुस्वभाव। इसी प्रकार चर स्थिर दुस्वभाव राशियां जो होती हैं उनमें जितनी डिग्री होती है उसी हिसाब से हम नवांश का अनुमान लगाते हैं। और इन राशियों में स्थित ग्रह भी जितने अंश पर होते हैं उसी के आधार पर उनका नवांश का निर्धारण होता है। मान लीजिए मेष राशि में मंगल 3 डिग्री 20 मिनट से के अंदर बैठे हुए हैं, तो मंगल जो नवांश कुंडली में होंगे वह मेष राशि में ही होंगे। और 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हुए हैं तो वह वृष नवांश में आ जाएंगे। और 6 डिग्री 40 मिनट और 10 डिग्री के बीच में बैठे हैं तो वह मिथुन नवांश में आ जाएंगे। जिस प्रकार हम नवांश लग्न का निर्धारण करते हैं उसी प्रकार हम चर स्थिर दुस्वभाव राशियों के को आधार मानकर और उनमें स्थित अंशों के आधार पर हम ग्रहों का भी निर्धारण करते हैं। अब जैसे वृष राशि में मान लीजिए मंगल 3 डिग्री 20 मिनट तक बैठे हुए हैं, तो 3 डिग्री 20 मिनट से अंदर ही अंदर हैं, तो यहां से नवी राशि में पहुंच जाएंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मंगल जो नवांश कुंडली होगी उसमें मकर राशि में पहुंच जाएंगे। यहां पे तो वृष राशि में हुए और नवांश कुंडली में मकर राशि में पहुंच गए। अब मंगल यहां पर मान लीजिए मंगल 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए तो वह कुंभ में पहुंच जाएंगे क्योंकि दूसरा नवांश लग गया। 6 डिग्री 40 मिनट से लेके और 10 डिग्री के बीच में हुए तो वह मीन नवांश में पहुंच जाएंगे, यानी नवांश कुंडली की मीन राशि में उनको लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण आपको मैं समझा देता हूं दुस्वभाव राशि का। इसमें मान लीजिए मंगल 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर हुए तो वह यहां से पंचम स्थान में पहुंच जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि मंगल लग्न कुंडली के अंदर मिथुन राशि में लिखे हुए हैं लेकिन नवांश में उनकी स्थिति ये तुला राशि वाली मानी जाएगी। और 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए तो वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे नवांश कुंडली में। और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच हुए तो धनु राशि में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार नवांश में उनकी स्थिति बदल जाएगी। नवांश के आधार पर ही बहुत सारी भविष्यवाणियां होती हैं।
यदि हम किसी घटना का समय निर्धारण करते हैं, वह भी हम नवांश से ही करते हैं। नवांश का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। बगैर नवांश कुंडली देखे हम किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब नवांश कुंडली में हम ग्रहों के बलाबल को देखते हैं। मान लीजिए जन्म पत्री में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन नवांश कुंडली में अपनी नीच राशि, शत्रु राशि में आ जाता है तो ग्रह का बल कम हो जाता है। मान लीजिए शुक्र जो है वह लग्न कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन नवांश कुंडली में अपनी नीच राशि कन्या राशि में पहुंच जाते हैं तो उनका बल कम हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सुख उपभोग की वस्तुएं हैं या जीवन में जितनी भी लग्जरीज होती हैं उनका उसके भाग्य में उसका सुख उसको कम मिलेगा। शुक्र स्त्री कारक है तो स्त्री का सुख भी ऐसे व्यक्ति को कम मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर जिस प्रकार हम लग्न कुंडली का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार हम नवांश कुंडली का भी अध्ययन करते हैं ताकि ग्रहों का सूक्ष्म फलादेश किया जा सके। नवांश कुंडली से और क्या क्या देखा जाता है ये मैं अब आपको आने वाले समय में बताऊंगा। नवांश कुंडली में हमें क्या देखना चाहिए ये भी मैं सब आपको आने वाले समय में बताऊंगा। जन्म पत्री से सप्तम भाव से विवाह को देखा जाता है, वैवाहिक सुख को देखा जाता है। मान लीजिए किसी का सप्तम भाव बहुत ज़्यादा दूषित हो, लेकिन नवांश कुंडली का सप्तम भाव और लग्न अच्छी स्थिति में हो, तो यदि हमने नवांश कुंडली नहीं देखी होगी तो हम उसके वैवाहिक जीवन के बारे में गलत भविष्यवाणी कर देंगे। तो नवांश कुंडली का जो महर्षि पाराशर हुए हैं उन्होंने नवांश कुंडली का वैवाहिक जीवन को देखने के लिए प्रयोग बताया है, लेकिन सभी प्रकार के विश्लेषण करने के बाद बड़े बड़े ज्योतिर्विदों ने ये कहा है कि नवांश कुंडली का भी उसी प्रकार अध्ययन किया जाता है जिस प्रकार लग्न कुंडली किया जाता है। प्रत्येक भाव के बलाबल को देखने के लिए, प्रत्येक ग्रह के बल को देखने के लिए हमें उसको नवांश कुंडली में जरूर चेक करना चाहिए। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। आने वाले समय में नवांश कुंडली में कौन कौन से योग बनते हैं, ग्रह नवांश कुंडली में अच्छी स्थिति या खराब स्थिति में जाने पर क्या परिणाम देते हैं, क्या फल देते हैं, इसके बारे में विशद चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र, नमस्कार।